the chapter first of history of class 10th, the rise of the nationalism in Europe. Nationalism means the feeling of the liberty that the republic government should be there, the main power should be in the hand of the people, that is, and all the people will live with the fraternity. This is called the nationalism. तो जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो कि किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी इंडिया में, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ कारण रहे थे जिसके कारण यूरोप में भी नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, एंड दिस चैप्टर इज अबाउट दैट. First of all, there is a vision. A artist of France was there. The name of the artist is the Frédéric Soriot. फ्रेडरिक सोरियो ने एक पर्टिकुलर पिक्चर बनाया जो वो चाहते थे, एंड दैट पिक्चर इज़ नोन एज द अटोपियन विज़न. अटोपियन विज़न इन द सेंस वो वर्ल्ड को जिस तरह से देखना चाहते थे, एक उस तरह का उन्होंने पिक्चर क्रिएट किया था, जिसमें से एनसीईआरटी में जो पिक्चर है वो फर्स्ट पेज पे आपको मिलता है. उसमें से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. He made that picture in 1848 and prepared a series of the 4 prints. The first print that is shows the people of the Europe and America marching in a long train. कि सारे लोग अमेरिका के और यूरोप के कुछ लोग एक लंबी चैन में जा रहे हैं, एंड ऑफरिंग द होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वो नमस्कार कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो अब आज़ादी चाहते हैं, वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं. द टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट वॉज कैरिड बाई अ फीमेल फिगर. और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको एक फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है, जिनके एक हाथ में लाइट है, जो बेसिकली ये दिखाती है कि अब लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाना चाहिए कि द बेस्ट गवर्नमेंट इज़ द डेमोक्रेटिक, और अब उन्हें मोनार्की सिस्टम से लिबर्टी ले लेनी चाहिए. अब उन्हें सही और गलत की पहचान हो जानी चाहिए. एंड इन द सेकेंड हैंड शी कैरीज द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर. चार्टर ऑफ द मैन रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिटन फॉर्म ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, इन द सेंस कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन फॉर्म में होने चाहिए, सो दैट नो वन कैन मिसयूज देयर पावर. Now on the earth in the foreground lie the shattered remains of the symbol of the absolutist institution. Absolutist in the sense monarchy system. तो अब ज़मीन पर कुछ क्राउन्स टूटे हुए पड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि अब मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए. इन द थर्ड प्रिंट सोरियो अटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज द डिस्टिंक्ट नेशन. लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं, अपनी अपनी कंट्री को अपनी अपनी कंट्री के फ्लैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम से. नाउ द प्रोसेशन वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट. इस प्रोसेशन में यूनाइटेड स्टेट्स और एंड स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जो सब इसको फॉलो कर रहे हैं. ऑस्ट्रिया, टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, रसिया, ये सब कंट्रीज़ इसमें शामिल है. And in this picture a print is also there in which from the heavens above, ऊपर से the Jesus Christ, saints and the angels gaze upon the scene. वो सब ऊपर से देख रहे हैं. that represent कि all people should live with the fraternity and love that symbolize. Now during the 19th century nationalism emerged as a force which brought the huge changes. 19th century में nationalism एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा, जिसने बहुत सारे बदलाव सोसाइटी के अंदर लाए हैं, पॉलिटिकली भी और मेंटली भी. द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट. और इनका अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आया दैट इज़ कि सो मैनी नेशनल स्टेट्स वाज फॉर्म्ड देयर. नेशन स्टेट बोला जाता है जब मेन पावर लोगों के हाथ में आ जाती है, मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो सच टाइप ऑफ स्टेट्स आर कंसिडर एज द नेशन स्टेट. नाउ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. मैटरनिच रहे थे एक फिलोसोफर जिन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी फ्रांस में किसी भी तरह की नेशनलिज्म की शुरुआत होती है तो बाकी कंट्रीज़ भी फ्रांस को देखकर नेशनलिज्म की शुरुआत करती है. तो मैटरनिच ने, ड्यूक मैटरनिच इनका पूरा नाम था, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने कहा था कि वैन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप गेट कोल्ड, जो एग्ज़ाम में कई बार 1 मार्कर भी पूछ लिया जाता है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी उसी से लोगों को कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की शुरुआत माना जाता है. नेशनलिज्म जो इंडिया में शुरुआत हुई थी वो भी नेशनलिज्म इन फ्रांस को देखकर ही लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं हम भी इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं. इन 1789 नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, एंड द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज टू द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की. और मोनार्की से इस तरह की एक गवर्नमेंट शिफ्ट हुई जिसमें लोग आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते थे. वेरियस मेजर्स एंड द प्रैक्टिस वर इंट्रोड्यूस सच एज द आइडिया ऑफ द ला पैट्री. ला जो वर्ड होता है ये फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्ड लगाया जाता है. तो जैसे
हम अपने इंडिया को एज अ मदरलैंड रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से लोगों में भी फ्रांस को लेकर एक फीलिंग आई कि ये केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा एक फादरलैंड है। और यहाँ के जो जितने भी सिटीजन्स थे उन्हें ली सिटियोन कहा गया कि हम सब नागरिक एक ही है और हमें अपने देश को अब आज़ाद कराना है। अ न्यू फ्लैग ट्री कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर वन, और जो पहले वाला फ्लैग था उसको हटाकर अब एक ट्री कलर के फ्लैग को इंट्रोड्यूस कराया गया। डेमोक्रेसी डेस्ट्रॉयड इन फ्रांस बाय द नेपोलियन, डेमोक्रेसी जो थी वो नेपोलियन आए थे। नेपोलियन ने जब 1794 में जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस के अंदर, और मोनार्की सिस्टम उस टाइम पर लुई 16 हुआ करते थे, उनको हटाकर जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर बनी और एक गवर्नमेंट बनी, तो उसको भी अल्टीमेटली नेपोलियन बोनापार्टे ने हटा दिया था। वो एक उन्होंने एक अपना मिलिट्री राज चलाया, 15 साल तक लगभग वो रहे, लेकिन उन्होंने काफ़ी स्टैंडर्ड सिस्टम वो लेकर आए थे, लेकिन फाइनली वाटरलू में वो भी हार गए थे, तो 1815 में नेपोलियन भी वहाँ से हटा दिए गए। तो डेमोक्रेसी फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा हटाई गई थी। एंड द सिविल कोड, उन्होंने एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने, जिसको 1804 नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर उन्होंने लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई। उन्होंने जो कुछ लोग जन्म के अधिकार पर ही कुछ अधिकार लिए बैठे थे, वो अधिकार ख़त्म किए। उन्होंने कहा कि सभी के कानून के सामने सब लोग इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए, और प्रॉपर्टी के अधिकार उन्होंने सिक्योर किए। नाउ उन्होंने नेपोलियन ने साथ साथ फ्रांस के अंदर कुछ स्टैंडर्डाइज सिस्टम भी लेकर आए मेज़रमेंट के। जैसे कोई मेज़रमेंट पहले क्या करते थे तो वो एग्जैक्टली नहीं होता था, लेकिन उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड सिस्टम लेकर आए कि चीज़ों को अब मेज़र करने की, नापतोल करने के एक स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ पर आ चुकी थी। द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म बना। जर्मनी, इटली एंड द स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू द किंगडम्स, डचीज एंड द कैंटून्स हु रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज थी जो जहाँ के रूलर्स अपनी अपनी टेरिटरी पर राज किया करते थे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, द एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास। एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है जो सोसाइटी के रिच लोग हुआ करते थे, वो वहाँ की डोमिनेंट क्लास थी जो लोगों पर पॉलिटिकली भी और सोशली भी अपना रोल चलाती थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ द पीजेंट्री, लेकिन ज़्यादातर वहाँ के लोगों की जो पॉपुलेशन थी उसमें ज़्यादातर लोग पीजेंट्स और वर्कर्स थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास, और कुछ ग्रुप सोशल ग्रुप उभर कर आए जिसमें वर्कर्स भी थे और मिडिल क्लास भी थे। मिडिल क्लास में लाइक जैसे जो लोग प्रोफेशन करते हैं, लॉयर, टीचर्स, ये सब लोग वहाँ पर उभर कर सामने आए, और उन्होंने समझा कि क्या चीज़ सही है और उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है। What did liberal nationalism stand for? लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का मतलब ये होता है फ्रीडम। द राइट टू वोट एंड टू गेट द इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन। स्टार्टिंग में फ्रांस पर ये रूल हुआ करता था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज में, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वुमेन्स को इन अधिकारों से अलग रखा गया। इन 1834 ए कस्टम जोलवेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द पुरुषिया। एक जोलवेरिन एक ग्रुप बना, एक यूनियन बना 1834 में पुरुषिया में, जिन्होंने ज़्यादातर जर्मन के स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कराया। यूनियन एबोलिश द टैरिफ बैरियर, उन्होंने जो उन पर टैक्स के कुछ लाइक व्यापार से रिलेटेड कुछ बैरियर लगाए जाते थे उसे ख़त्म किया। रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम द 30 to 2, और जो 30 तरह की करेंसी वहाँ चलती थी उन्हें कन्वर्ट करके 2 में ला दिया। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद वापस से किस तरह की एक कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो पुराना सिस्टम जो मोनार्की राज चलता आ रहा था उसी तरह का राज चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस तरह के सिस्टम में फ़ायदे मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलती थी। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन टू द स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन द मोनार्की। ये वो लोग हुआ करते थे जो मोनार्की सिस्टम में विश्वास क्या करते थे, जिन लोगों को प्रॉपर्टी या चर्च के कुछ अधिकार मिले हुए थे। तो उन्हें डर था कि अगर यहाँ से मोनार्की सिस्टम हट जाता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बसती है तो कहीं ना कहीं उनसे उनकी प्रॉपर्टी और अधिकार छीन लिए जाएंगे, इसलिए वो मोनार्की सिस्टम को ही प्रीफर किया करते थे। ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव कहा गया। A modern army and efficiency bureaucracy, a dynamic economy and the abolition of the feudalism seldom strengthened the autocratic monarchy. In
तरह के लोगों ने एक मॉडर्न आर्मी बनाई और मोनार्की सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। 1850 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, जिन 4 लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और द ऑस्ट्रिया, वो वियना में मिले और फाइनली एक उन्होंने सेटलमेंट साइन किया कि अब यूरोप की किस पर्टिकुलर टेरिटरी पर किसका कंट्रोल रहेगा। द मेजर इशूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, और लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग आज़ादी चाहते थे उन्होंने अपना अलग ही ग्रुप बनाया और कंजर्वेटिव की इन आइडियोलॉजी का उन्होंने विरोध किया। द रिवोल्यूशनरीज 1815 सीक्रेट सोसाइटी, 1815 में कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनी जो लोगों से छुपाकर बनाई गई, क्योंकि कंजर्वेटिव उन ग्रुप को बनने नहीं देते, अगर उनको पता चल जाता तो दैट्स वाई कुछ ग्रुप बनाए गए लोगों को इकट्ठा करके, कुछ रिवोल्यूशन पीपल को इकट्ठा करके, जिनको सीक्रेट सोसाइटी कहा गया। रिवोल्यूशनरी अपोज द मोनार्कियल फॉर्म फाइट फॉर द लिबर्टी, और जो ये रिवोल्यूशनरी थे इन्होंने मोनार्की सिस्टम के खिलाफ ही लड़े और आज़ादी के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। द इटालियन, इटली से बिलोंग करते थे एक रिवोल्यूशनरी जिनका नाम था जुसेपी मज़ैनी, जो जियोना में पैदा हुए थे 1807 में। उन्होंने 2 सोसाइटी बनाई, एक मर्सिलीज में और एक बर्न में, यंग लोगों को इकट्ठा करके, जिन्हें यंग सोसाइटी ऑफ इटली भी कहा गया। Now the second he founded in the Bern, as I have mentioned. Now the age of the revolution, ये टाइम पीरियड जो रिवॉल्यूशन का चला वो 30 से 48 तक चला। बोर्बन किंग्स हुआ करते थे बाय द लिबरल्स रिवोल्यूशनरी, उनको बोर्बन किंग्स को वहाँ से हटा दिया गया रिवोल्यूशनल पीपल के द्वारा। हु इंस्टॉल द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है कि राजा रहेगा लेकिन वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, पावर का मिसयूज नहीं करेगा, विद द लुइस फिलिप as its head. The July Revolution sparkled an uprising in the Brussels which led to the Belgium breaking away. ब्रुसेल्स में भी, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर, वहाँ पर भी एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और जिन्होंने नीदरलैंड से अलग कर दिया था बेल्जियम को। इन 1821 ग्रीक्स स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, ग्रीक जो यूरोप का ही एक कंट्री था वो भी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया उसने। द रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक होता है जब आप लोगों के इमोशंस को बाहर निकालते हो और उन्हें यूनाइट करके आज़ादी के लिए लड़ने के बोलते हो, तो दैट कंसिडर एज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द रिवॉल्यूशन। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को इकट्ठा करने में, जैसे हमारे इंडिया ने भी, हमारे कल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिससे हिंदू और मुस्लिम भी एक हुए और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पोइट्रीज, स्टोरीज, इन सभी ने हेल्प की। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होता है विच सोट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स को आगे लाया जाता है, डेवलप किया जाता है। लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोर्ट एवरीवेयर, हर जगह रशियन लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी। 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रैश्ड, एक रिबेलियन की शुरुआत हुई थी, एक विद्रोह हुआ था रशियन रूल के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली उसको दबा दिया गया। हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, अब एक टाइम ऐसा आया जब लोग एक हुए, दैट वाज द टाइम ऑफ द हंगर एंड द हार्डशिप। हार्डशिप एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब लोगों की जो बेसिक नीड्स है, खाना और मकान, वो भी पूरी नहीं होती, तो लोग उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यूरोप फेस द इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830 डिकेड, 1830 में एक बहुत बुरा टाइम पीरियड आया था यूरोप में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सो एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यूरोप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, जिसकी वजह से जो खाना अवेलेबल था उसकी कीमत बढ़ गई। 1848 फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हुई और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा फैल गई, लोग पेरिस की रोड पर बाहर निकल कर आ गए। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडल, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई जिसे मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किया। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन द पार्लियामेंट प्रिंसिपल, जो पार्लियामेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल है उन्होंने कहा ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो उन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन द फ्रैंकफर्ट टू वोट, फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे लोग एक इकट्ठा होकर आए जिन्होंने एक नेशनल असेंबली से एक वोट मांगी। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड लोग थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, चर्च ऑफ द सेंट पॉल। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड द जर्मन नेशन वॉज हेडेड बाय अ मोनार्की, अब जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया मोनार्की सिस्टम के द्वारा ही। सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट द क्राउन वाज ऑफर्ड टू द फ्रेडरिक विलम फोर्थ किंग ऑफ प्रूशिया
इनको वहाँ पे क्राउन पहनाया गया, बट ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइन द अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। बट उन्होंने कहा कि हम ऐसा, उन राजा ने, कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते जो हमें बाउंड करे, और बाकी राजाओं के साथ मिलके वो इस असेंबली के खिलाफ गए और लड़ाई लड़ी। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट, लेकिन जो मिडिल क्लास थी उसने पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लिया। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट, और इस मूवमेंट में ज़्यादातर विमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया। Women formed their own political association, founded the newspaper, and took part in the revolution. Political meetings and the demonstrations, but they were still denied the suffrage right. लेकिन अभी भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। In the year after 1848, the autocratic monarchy of the Central and the Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Europe. ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की थी उसमें कुछ बदलाव किए गए जो 1815 से पहले भी किए गए थे। दस द सेल्डम एंड द बॉन्डेड लेबर वॉज एबोलिश बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। नाउ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड द इटली, जर्मनी और इटली को कैसे यूनाइट किया गया। कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। Nationalism in Europe moved away after the 1848 and Germany and Italy came to be unified as the nation state. Germany और Italy दोनों ही unify हुए as a nation state. Now the Prussia took over the leadership of movement. The architect of this process was its chief minister Otto von Bismarck, carried out with the help of the Prussian army and the bureaucracy. उनको वहाँ से हटाया गया। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्पायर, जो जर्मन के एम्पायर हुआ करते थे। एन असेंबली वॉज हेल्प टू प्रोक्लेम द न्यू German Empire. The process of the nation building demonstrated the dominance of the Persian state power. Now Italy unified. Italy was divided into 7 states in the middle of 19th century. All 7 states Sardia predominant जिसमें एक जगह हुआ करती थी was ruled by an Italian princely house. All the regions was dominated by the different king. In 1830 Giuseppe Mazzini formed a society that is considered as the Young Italy. The movement was led by the chief minister Cavour in 1859. That's why जो कैवोर थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उनको ही जिम्मेदार माना जाता है, जुसेपी मज़ैनी को नहीं। सर्दिया पिडोमिनेंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। 1860 they marched into the South Italy. Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of the unified Italy. और जो यूनाइटेड इटली था उनका जो राजा बने थे, नए राजा, वो विक्टर एनुअल II बने थे, जो 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है काफ़ी 1861 में। Strange case of Britain. Great Britain was the model of the nation and the prior to 18th century there was no British nation. The nation became powerful, grew in the wealth, importance and the power. The Act of Union 1707 between the England and the Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant its effect that England was able to impose its influence in the Scotland. Now the visualizing the nation. In the 18th and the 19th century artists represented a country as a person and nation as a female figure. लोगों ने पर्टिकुलर कंट्री की बहुत सारी एज अ फीमेल फिगर दिखाया उनको, ताकि लोगों के इमोशंस कनेक्ट हो सके। जैसे हम कई बार अपने कंट्री इंडिया को एज अ मदर दिखाते हैं, एज अ मदर लैंड दिखाते हैं, सो दैट वहाँ पे भी लोगों ने इसी तरह के आइडिया अपनाए। लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, दे वर शोइंग द सच टाइप ऑफ द फीलिंग्स। लिबर्टी इज द रिप्रेजेंटेड एज अ रेड कैप or the broken chain, and justice a blindfolded in the sense कि without any partiality justice should always be there. नेशनलिज्म एंड द इम्पेरियलिज्म. नेशनलिज्म होता है जब आप सभी को इक्वल दिखाते हो, इम्पेरियलिज्म होता है जब आप अपनी ही पर्टिकुलर कंट्री को बेस्ट दिखाते हो और सामने से किसी को नीचे दिखाते हो. Nationalism no longer retained after the last quarter of the 19th century. After 1871, the most tension area was called the Balkans. बाल्कन में ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, क्योंकि वहाँ जो अलग अलग एरिया में ये डिवाइड थी टेरिटरी, ये पर्टिकुलर एरिया, वहाँ के लोग अपने आप को बेस्ट दिखाने लगे और एक सिविल वार जैसी कंडीशन वहाँ पैदा होने लगी. Ottoman Empire made the Balkans region explosive, and the 19th century they strengthened themselves through the modernization and the internal reforms. And the internal reforms करके उन्होंने अपने आप को strong बनाया. During this period, intense rivalry built among the European powers over the trade and the colonies as well as the naval military might, which led to the series of wars. In 1914, Europe was disastered because of nationalism aligned with the imperialism. एंटी इम्पीरियल मूवमेंट वॉज डेवलप्ड नेशनली 1914 में. इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, क्योंकि हर एक कंट्री अपने आप को आगे दिखाना चाहती थी. दैट्स वाई. बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वॉज अजेस्टेड एज अ नेचुरल एंड द